हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल सर। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी सोशियोलॉजी की क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सोशियोलॉजी की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर और उसमें से एक टॉपिक जिसका नाम है प्लूरैलिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़ अमंग सोसाइटीज़। यानी कि सोसाइटी के अंदर जो बहुलताएं हैं और जो इनइक्वालिटी यानी कि असमानताएं हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आपको कि स्टूडेंट, जब भी आप इस तरह की कोई भी वीडियो देखते हैं या समझते हैं, इनको पढ़ते हैं, तो अपने पास अपनी बुक खोलकर रख लिया करो स्टूडेंट्स। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। एक तो क्लियर हो जाएगा आपको टॉपिक अच्छी तरह से, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी स्क्रीन पर जो मैं वीडियो भेजता हूँ तो इसमें थोड़ा ये टेक्स्ट जो है वो ब्लर सा या बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई नहीं देता फ़ोन में, किसी किसी फ़ोन में। तो स्टूडेंट्स, अपने पास में अगर आपकी बुक रहेगी और वो टॉपिक आपका खुला रहेगा जिसमें आप देख सकते हो, तो उसमें बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करा दूँ, ये है क्या। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या। वैसे तो बुक के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे ही, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि प्लूरैलिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़ जो कि समाज के अंदर होती है हम समझाएंगे, बुक पढ़ाएगी आपको। तो वो है क्या दरअसल। जैसे इसमें बहुलताएं यानी कि प्लूरैलिटीज़ का मीनिंग है स्टूडेंट्स कि जैसा आपका समाज है, आपकी सोसाइटी, मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट्स कि हम जो हैं बहुत सारी सोसाइटीज़ के हिस्सा हैं, बहुत सारे समाजों का हिस्सा है। इनमें से एक सबसे पहली जो एक सबसे छोटी यूनिट के रूप में काम करता है, एक छोटा समाज के रूप में काम करता है, आपका परिवार। दूसरा आपका क्लैन, तीसरा कास्ट, और भाषा के आधार पर आपका गांव, नेशन। तो इस तरह से हम बहुत सारे आपकी कम्युनिटी का, तो इस तरह से रिलीजन के बेस पे, रीजन के बेस पे हम बहुत सारे सोसाइटीज़ का हिस्सा होते हैं स्टूडेंट्स। और ये सभी सोसाइटीज़ के मेंबर होते हैं। वो अलग बात है कि किन जो है सोसाइटीज़ को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और किसको कम, वो अलग बात है। लेकिन ये तो रही बहुलताएं की बात कि हम बहुत सारे समाजों का हिस्सा होते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, इसमें आया है इनइक्वालिटीज़ यानी कि असमानता। तो असमानता वैसे तो हम इसमें बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। और लेकिन मैं बता दूं कि असमानताएं इसमें किस तरह से बताई गई है स्टूडेंट्स कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसमें बहुत तरह की असमानताएं हैं। अमीर, बहुत ज़्यादा अमीर भी हमारे सोसाइटी में है, बहुत ज़्यादा गरीब भी हमारी सोसाइटी में है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कास्ट के अकॉर्डिंग बहुत प्योर समझा जाता है, जैसे कि वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम आपने पढ़ा, जिसके अकॉर्डिंग जो है, जिसके अनुसार किसी एक कास्ट को बहुत प्योर मानते हैं और किसी को पॉल्यूटेड, यानी कि एक को हम बिल्कुल ही संस्कृति से युक्त मानते हैं, उसको एक दूसरे को बिल्कुल संस्कृति विहीन। तो ये असमानताएं हैं और बहुत सारी असमानताएं हैं, जैसे रीजन वाइज, लैंग्वेज वाइज, लोगों के पहनावे, जो पहनावा है या खान पान है उनके अनुसार। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से बहुत सारी असमानताएं आपके सोसाइटी में हैं और उसी को हम यहाँ टॉपिक में भी पढ़ेंगे। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। In the contemporary world we belong in a sense to more than one society। यानी कि जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, समकालीन विश्व है, इसमें एक प्रकार से देखा जाए तो हम बहुत सारे समाजों का, बहुत सारी सोसाइटीज़ का हिस्सा है, उनसे जुड़े हुए हैं। When amidst foreign reference to our society may mean Indian society, but when amongst fellow Indians may use the term of society to denote a linguistic or ethnic community, a religious or caste or tribal society। यानी कि स्टूडेंट्स, अगर हम किसी विदेशी के सामने या विदेशियों के सामने, फॉरेनर्स के सामने अगर हम बात कर रहे हैं खड़े होकर कि हमारा समाज या हमारी सोसाइटी, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हम भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, आपके नेशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको, अगर आप देश से बाहर हो या आप जो है कि नहीं विदेशियों के सामने खड़े हो और उनके सामने आप बोलते हो कि हमारे समाज में तो भाई ऐसा होता है या हमारा समाज ऐसा है,
तो वहाँ आपका जो समाज है वो पूरा भारतीय समाज होगा, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप फेलो इंडियंस यानी कि आप अगर अपने ही भारतीय लोगों के साथ, अपने ही भारतीय भाइयों के साथ अगर आप बात कर रहे हैं, उनके बीच में हो, तो उनसे जब आप बोलोगे कि हमारा समाज, तो इसमें कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स। इसमें कन्फ्यूजन ये है कि आप कौन से समाज की बात कर रहे हो। आप बहुत सारे समाज का हिस्सा हो, तो उसमें से आप भाषा के आधार पर, समुदाय के हिसाब से, धर्म या जाति के हिसाब से, जनजाति के संदर्भ में इस तरह से आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से समाज की बात कर रहे हो। मैं एक बार थोड़ा सा और बता दूं आपको आसान भाषा में स्टूडेंट्स। इसमें बताया गया है कि जब आप विदेशियों के सामने खड़े होते हो, फॉरेनर्स के सामने खड़े होते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारा समाज, तो सीधा सा इसका अर्थ है कि इंडियन सोसाइटी। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप फेलो इंडियंस यानी कि आप अपने ही भारतीय लोगों, अपने ही बीच में, अपने ही लोगों के बीच में अगर आप खड़े हो, उनसे बात कर रहे हो, तो वहाँ पर अगर यूज़ करते हो आप एक टर्म कि हमारा समाज, तो उसका सीधा सा अर्थ ये नहीं होता कि आप उस सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हो। आपको बताना पड़ेगा कि आपका कौन सा समाज, क्योंकि आप बहुत सारे समाज का हिस्सा हो। आप भारतीय इंडियन सोसाइटी का हिस्सा हो, आप जो है अपनी कम्युनिटी के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से। आपने देखा होगा कि हमारे रीजन में तो भाई ऐसा नहीं होता, यानी कि हमारा जो रीजन की सोसाइटी वहाँ ऐसा नहीं होता। लेकिन आप भाषा के हिसाब से बोल सकते हो, कम्युनिटी, कास्ट के हिसाब से, क्लैन के हिसाब से, अपने फैमिली के हिसाब से कि भाई हमारे अंदर ये बात है, हमारी संस्कृति में ये है। तो इस तरह से आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि आप किस समाज के बारे में बात कर रहे हो। यानी कि जब आप फॉरेनर के सामने नहीं होते तो आप अपना समाज जो बताते हो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ये स्टूडेंट सीधी सी बताने का प्रयास बुक ये कर रही है कि किस तरह से बहुलताएं, प्लूरैलिटीज हैं हमारी सोसाइटी में। अच्छा, सोसाइटी में क्या, सोसाइटी भी बहुत सारी बहुलताएं लिए हुए हैं। चलो आगे स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते हैं। This diversity makes deciding which society we are talking about difficult, but perhaps this difficulty of mapping society is not confined to sociologists alone, as the comment below will show। यानी कि स्टूडेंट्स इसमें बताया गया है कि ये जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, इस बात का फैसला करने में कठिनाइयाँ पैदा होती है, डिफ़िकल्टी होती है कि हम किस समाज की बात कर रहे हैं। लेकिन शायद लगता है कि जो ये समाजों का एक मैपिंग करने का काम है, मैपिंग का मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, की कौन सा क्या समाज किसका किस तरह से बात करें, उस कन्फ्यूजन को दूर करना, या अपने अपने समाजों के बीच एक खाका खींचना, एक मैप बनाना, ये काम अकेला सोशोलॉजिस्ट्स का नहीं है। जैसा कि नीचे के उदाहरण में जो नीचे टिप्पणी दी गई है उसमें बताया गया है स्टूडेंट्स कि लोग जो हैं, जो सभी समाजों का अलग अलग डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं, वे भी अपने अकॉर्डिंग समाजों का जो है खाका खींचते हैं, उसको मैपिंग करते हैं। और नीचे का स्टूडेंट्स मैं बताऊं कि इसमें एक ये टिप्पणी दी गई है जो सत्यजीत रे, आप सभी को पता है कि बड़े फेमस फिल्म मेकर रहे हैं, और उनको शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनको जो ये मूवी में मिलता है ना, ये ऑस्कर भी शायद उनको मिल चुका है, सत्यजीत रे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो इस तरह से आपको ये टिप्पणी जो आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, जो बुक में आपके दी हुई है, तो इससे भी प्लुरैलिटीज़ के बारे में, इनइक्वालिटीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। तो आइए स्टूडेंट्स फटाफट पढ़ते हैं इसको। इसमें बताया गया है कि while reflecting on what to focus on his films, the great Indian filmmaker सत्यजीत रे wondered, यानी कि अपनी फिल्मों में क्या दिखाया जाए, क्या चर्चा की जाए, इस तरह की जो चर्चा उन्होंने की, जो फिल्म मेकर सत्यजीत रे थे, तो वे हैरानी से कहते हैं, यानी कि मीन्स क्या है कि उनकी बातों से ऐसा लगता है जो उन्होंने लिखा है कि वे हैरान हैं। और हैरान किस तरह से है कि समाज की जो ये इनइक्वालिटी है, इसकी प्लुरैलिटीज़ है, उनको देखकर, असमानताएं, उनको देखकर वे हैरान हैं, और उसको अपने शब्दों में वे बयान करते हैं। किस तरह से स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं फटाफट। व्हाट शुड यू पुट इन योर फिल्म्स, व्हाट यू कैन लीव आउट, would you leave the city behind and go to the village where cow graze in the endless fields and the shepherd plays the flute?
you can make a film here that would be pure and fresh and have to delicate rhythm of a boatman's song। देखो इसमें क्या बताया गया स्टूडेंट्स कि आप अपनी वे जो सत्यजीत रे हैं वे लिखते क्या हैं कि आप अपनी फिल्मों में क्या रखोगे, क्योंकि वे फिल्म मेकर थे स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है। और वे बाकी फिल्म मेकर्स को और खुद को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि आप अपनी फिल्मों में क्या रखोगे, आप अपनी फिल्मों में क्या रखना पसंद करोगे, क्या दिखाना पसंद करोगे आप, और क्या आप छोड़ सकते हो। क्या आप शहर को पीछे छोड़कर गांव जाएंगे जहां विशाल एंडलेस फील्ड मीन्स की विशाल चरागाहें जो कि जिनकी कोई सीमाएं नहीं होती हैं, जहां गायें चरती हैं और चरवाहे जो हैं जो उनको चराने वाले हैं वे बांसुरी बजाते रहते हैं। आप यहाँ एक साफ सुथरी और ताज़ा तरीन फिल्म बना सकते हैं जिसमें एक नाविक के गीतों की मधुर सी मोहक सी लय होगी। यानी कि उनके कहने का अर्थ ये है स्टूडेंट्स, उन्होंने ये बताया है कि समाज जो है, एक समाज ऐसा भी है जो समाज में बहुत सारी भिन्नताएं हैं, उनमें से एक समाज ऐसा भी है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े विशाल जो हैं चरागाह हैं, खुले मैदान हैं, जहाँ पर एयर जो है वो फ्रेश है, जहाँ का वातावरण जो एनवायरनमेंट वो बहुत अच्छा है, और जहाँ पर गायें जो है वे चरती हैं और उनके जो चराने वाले हैं वे बांसुरी। यानी कि टोटल मिला के बात ये है स्टूडेंट्स, वे बता रहे हैं कितना मधुर, कितना अच्छा एक दृश्य, एक पर्यावरण, एक फ्रेश जो है एनवायरनमेंट वहाँ आपको मिलेगा गांव में। तो एक समाज के बारे में उन्होंने बताया है। और दूसरे में उन्होंने तुरंत जो है आगे हम पढ़ेंगे कि दूसरे समाज का जिक्र किया है, उसकी प्रकार बताएं कि किस तरह से। आइए स्टूडेंट्स पर आगे बढ़ते हैं इसलिए। और या वुड यू रेदर टू बैक इन टाइम वे बैक टू द एपिक्स, यानी कि आप वापस जो है महाकाव्य में जाएंगे, वेयर द गॉड एंड डेमन्स टूक साइड्स इन द ग्रेट बैटल वेयर ब्रदर्स किल्ड ब्रदर्स। डेमन्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स दैत्य राक्षस लोग, और गॉड यानी कि देवता भगवान। तो इसमें वे बताते हैं एक समाज का तो उन्होंने जिक्र कर दिया, दूसरे समाज का जिक्र वे करते हैं कि क्या आप इतिहास में पीछे महाकाव्यों में जाएंगे जहां जो है देवता लोग और दैत्य लोग आपस में महान संग्राम यानी कि लड़ाइयां लड़ते थे, और वे भाई जो है भाई को मारते थे, संहार करते थे। संहार का मीन्स क्या है कि मारना। यानी कि उन्होंने बताया है कि क्या आप उस टॉपिक पर मूवी बनाना पसंद करेंगे जो कि हमारे पौराणिक है, यानी कि महाकाव्य जो हमारे हैं उनमें बताया गया है कि कैसे देवता और दैत्य संग्राम करते रहते थे, भाई भाई को मारता था, युद्ध होते रहते थे राज्यों को हड़पने के लिए, स्टेट्स को हड़पने के लिए, एक दूसरे की उनकी रानियों को हड़पने के लिए, और भाई जो है भाई को मारता था अदर को। मीन्स क्या है कि ये खून खराबा वाला जो पीछे एपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें जो देवता और राक्षसों का जो जिक्र होता है, क्या आप उस टॉपिक पर मूवी बनाएंगे। तो मीन्स कहने का सीधा सा अर्थ ये है स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ किताब को पढ़ेंगे तो शायद आप इसकी लैंग्वेज थोड़ी आपको अटपटी सी डिफिकल्ट सी लगेगी, ये कहना क्या चाह रहे हैं। यानी कि बुक तो बहुत बार अगर आप अकेले बैठकर पढ़ोगे तो ये पता ही नहीं चलता कि ये कहना क्या चाह रही है, खासकर सोशियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स मैं आसान सीधी आसान भाषा में आपको परोसना चाहूँगा और बता रहा मैं आपको कि सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं सत्यजीत के रे के द्वारा, यानी कि बुक आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही है स्टूडेंट्स, जो सत्यजीत रे की टिप्पणी है ये इसके द्वारा, कि उन्होंने ये नहीं बताया कि किस टॉपिक पे मुझे मूवी बनाई है, वो बहुत कन्फ्यूजन में है या दूसरे डायरेक्टर को जो है वे डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस तरह की मूवी बनाओ, आपके पास ऑप्शन है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी स्टूडेंट्स, वे सिर्फ बताना ये चाह रही है बुक आपको कि उनके द्वारा जो बताए गए हैं समाज उसमें कितनी भिन्नताएं हैं। एक समाज उन्होंने बताया कि बिल्कुल फ्रेश एयर है, फ्रेश एनवायरनमेंट है, गांव है, वहाँ भीड़ भाड़ चकाचौंध और बहुत ज़्यादा जो है आवाज़ें वहाँ नहीं हैं, बड़ा ही शांत है माहौल। एक दूसरा उन्होंने बताया कि एपिक्स भी है हमारे, जहाँ पर आप अगर पढ़ोगे यानी कि उन पर अगर मूवी बनाओगे यानी कि उसको आप देखोगे समझोगे। तो एक समाज ऐसा भी था जहाँ पर खून खराबा, लड़ाई, एक दूसरे को मारना, देवता और दैत्यों का संघर्ष, वो हम उसमें पढ़ते हैं। और तीसरा एक समाज के बारे में उन्होंने जिक्र किया, वो अब हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से वे
सिर्फ समाजों के बारे में, उनकी इनइक्वालिटीज जो ये अलग अलग प्रकार के उनके डाइवर्सिटी, उनके बारे में, बहुलताएं जो प्लुरैलिटीज है उनके बारे में बताने का प्रयास करें स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि वे कंफ्यूजन और मूवी बनाने के लिए डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो तो सिर्फ एक ये बहाना है, ये इस तरह से लिया गया है बातों को रखने का। जैसे आपने पता होगा कि जो बुद्धिजीवी हैं लोग अपनी बातों को घुमा फिरा कर कहने में थोड़ा विश्वास रखते हैं, चलो हम तो बुद्धिजीवी नहीं हैं तो आसान भाषा में हम इसको समझ रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें आगे क्या है कि वे तीसरी जो समाज की बात करते हैं या तीसरा जो अपना कंफ्यूजन बताते हैं वो ये है कि और या वुड यू रेदर स्टे वेयर यू आर राइट इन द प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ द मॉन्स्टर्स टीमिंग bewildering city and try to orchestrate its dizzying contrast or sight and sound एंड मिल्यू। इसमें बताया गया है स्टूडेंट्स, इसमें ऑर्केस्ट्रेट मीन्स क्या है, वैसे तो ऑर्केस्ट्रा बजाना, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका मीनिंग ये है कि आवाज़ें होना, ज़्यादा शोर शराबा, तो इस तरह से कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोधाभास। तो इसमें बताया टीमिंग यानी कि भरा हुआ, भीड़ भाड़। तो इसमें जो तीसरा उन्होंने बताया समाज के बारे में, उन्होंने बताया है स्टूडेंट्स कि क्या आप अथवा कर कर क्या आप जो है वहीं ठहरे रहेंगे जहां आप वर्तमान में हैं, प्रेजेंट में है। और प्रेजेंट का उन्होंने समाज के बारे में जिक्र क्या क्या है कि इसी विकट भीड़ भाड़ चकाचौंध भरे शहर में बीचों बीच आप जो है इसके कोलाहल, जो शोर शराबा है, इसके दृश्य, इसके परिवेश, जो कि विरोधाभास से स्वर मिलाने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है केवल एक ही बात कि एक तो समाज उन्होंने वे दो बताए जो मैंने अभी बताया आपको, और तीसरा उन्होंने बताया है क्या आप जो है जहां आज आप हैं प्रेजेंट में, आप वहीं ठहरे रहेंगे, वही मूवी बनाएंगे। उसी पर मूवी बनाने का तो सिर्फ एक बहाना है, जैसे मैंने बताया था स्टूडेंट्स, ये सिर्फ समाज को बताना चाह रहे हैं बुक आपको। उन्होंने एक समाज ये बताया कि जहां आप हो, यानी कि शहर जो कि भीड़ भाड़ से भरा हुआ है, आवाज़ शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, चकाचौंध बहुत ज़्यादा है। तो इसने बताया कि एक समाज ऐसा भी है। तो टोटल अगर बात मैं सामान्य तरीके से आपसे समझाऊं स्टूडेंट्स, केवल ये बताया गया है कि 3 अलग अलग सोसाइटीज़ के बारे में आपको बताया गया है, और इसमें आगे दूसरे के द्वारा भी इनमें और बताए गए हैं आपकी बुक में कि किस तरह से उन्होंने समाजों का वर्णन किया है, बताया है उनके बारे में। तो आगे पढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको जल्दी से इसको क्लियर करेंगे स्टूडेंट्स। आइए पढ़ते हैं आगे। These questions of what to focus in society indeed central to sociology. We can take Satyajit Ray's comment further and wonder whether his depiction of the village is romantic. It would be interesting to contrast this with a sociologist account of the Dalit in the village below. तो इसमें बताया गया है कि जो समाजशास्त्र के समूह की ये जो प्रश्न आया है स्टूडेंट्स, कि जो ये सत्यजीत रे ने टिप्पणी की है, आपको बताया है कि किस तरह से आपको समझाया है कि गांव का एक चित्रण जो बताया था ना आपको, एक सोसाइटी जो कि गांव है उसके बारे में आपको बताया था। क्या वाकई में इस तरह से गांव होते हैं इतने, जो उसने एक पिक्चर जो दिखाई है गांव की आपको समझाया है, एक इमेज जो बनाई है आपके दिमाग में इस टिप्पणी के अकॉर्डिंग, तो क्या इस तरह के गाँव होते हैं, क्या इतने रोमांटिक गाँव होते हैं? तो इसमें बताया गया कि नहीं, इसमें विरोधाभास है। एक हम सोशोलॉजिस्ट की टिप्पणी पढ़ेंगे, जैसे हमने सत्यजीत रे में लेकर उनकी टिप्पणी पढ़ा, एक टिप्पणी हम पढ़ेंगे, एक उल्लेख हम पढ़ेंगे जो एक सोशोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रीमैन। तो फ्रीमैन ने गांव को किस तरह से बताया स्टूडेंट्स, केवल मैं आपको फिर आसान भाषा में समझा दूं। इसमें केवल आपको कंट्रास्ट यानी कि विरोधाभास इसमें बताया गया है, कॉन्ट्राडिक्शन इनकी बातों में बताया गया। स्टूडेंट पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कितना कॉन्ट्राडिक्शन है समाज के अंदर, लोगों के मन में, लेकिन यहां तो हम समाज में कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के प्रयास कर रहे हैं कि कितना विरोधाभास है। और मैं बता दूं आपको कि समाज में तो ऐसे मानते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जैसे उसको व्याख्या की गई, इंटरप्रिटेशन इस तरह से अलग अलग सोसाइटीज का किया गया है, उसमें भी विरोधाभास है। एक सोशोलॉजिस्ट ने किस तरह से बताया, दूसरे डिपार्टमेंट में जैसे फिल्म मेकर था उसने किस तरह से बताया गया, तीसरा अमर्त्य सेन को हम उसमें पढ़ेंगे जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, तो किस तरह से उन्होंने समाज के बारे में बताया। तो ये सभी अलग अलग उनके बातों में भी विरोधाभास समाज में तो है ही। तो उसके अकॉर्डिंग यानी फ्रीमैन के अकॉर्डिंग गांव कैसा है, अब सत्यजीत रे ने तो बता दिया स्टूडेंट्स की गांव कैसा है, रोमांटिक दिखा उनको तो
लेकिन जो एक फ्रीमैन है, एक सोशोलॉजिस्ट है, उनके अकॉर्डिंग एक गांव कैसा है तो वो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फटाफट आइए स्टार्ट करते हैं। The first time I saw him, he was sitting on the dusty road in front of one of the small thatch-roofed tea shop in the village with his glass and saucer यानी कि प्लेट तस्तरी placed conspicuously beside him, a silent signal to the shopkeeper that untouchable wanted to buy some tea. Muli was a giant 40 years old with beetle blackened teeth who wore his long hair swept back. ये कहा था फ्रीमैन ने। यानी कि इसमें बताया गया स्टूडेंट से कि जब ये बताते हैं फ्रीमैन कि जब मैं पहली बार मैंने गांव देखा तो उसमें उन्होंने क्या देखा कि एक छप्पर की छत वाली चाय की दुकान है जो कि एक धूल भरी सड़क के सामने है और उस पर एक इंसान बैठा हुआ उसने देखा। तो वो जानबूझकर अपने पास में ग्लास और सॉसर यानी कि एक प्लेट लिए हुए था आपने और इसका मतलब ये है फ्रीमैन जो बताना चाह रहे हैं स्टूडेंट कि वो पहले से ही अपने ग्लास और प्लेट यानी कि कप और प्लेट अपने साथ में रखे हुए था, जिसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि वो जो है वो अनटचेबल है यानी कि अछूत है। तो इसका अर्थ ये है कि कोई भी उसको अपने बर्तनों में यानी कि अगर टी शॉप है वो तो वो चाय की दुकान वाला अपने बर्तनों में उसको चाय नहीं देगा। इसका सीधा सा अर्थ ये है। तो वो अनटचेबल है, वो अनटचेबल अपने साथ में कप प्लेट पहले से ही लिए हुए हैं। और इसका सीधा सा संकेत ये है कि दुकानदार से जो चाय लेगा केवल अपने ही बर्तन में लेगा, दुकानदार उसको अपने बर्तन में चाय नहीं देगा। अच्छा, इसने बताया कि मूली, इसकी जो जिक्र किया गया है एक इंसान के बारे में, वो मूली था 40 साल का कोई, जिसके दांत जो हैं वे सड़े हुए थे, पान खाने की वजह से काले पड़े हुए थे, लाल काले, और उसके जो बाल थे बड़े बड़े थे और बड़े गंदे से बाल हो रहे थे, मतलब बिना साफ किए, क्योंकि मजदूर था होगा वो शायद। तो इस तरह से उसके बाल लंबे लंबे लटके हुए थे, चेहरे पर भी और सिर पर भी, जो कमर पर पीछे लटके हुए बाल थे उसके। तो स्टूडेंट्स मैं बताऊं, कहने का सीधा सा अर्थ ये है कि फ्रीमैन ने जो गांव का जिक्र किया है उसमें उस चीज को उजागर किया है जो इनइक्वालिटी वास्तव में है। जो दृश्य उसने दिखाने का प्रयास किया है वो प्रयास किया है स्टूडेंट कि किस तरह से अनटचेबल यानी कि एक वर्ग को हम ऐसा समझते हैं जिसको छूना, अपने पास में बैठाना, अपने बर्तनों में फूड शेयरिंग भी उसके साथ पसंद नहीं करते, वो समाज भी है। उस समाज को दिखाने का प्रयास किया है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं स्टूडेंट। आप पढ़ोगे तो सीधा सा आपको लगेगा कि चाय की दुकान पे एक वो बैठे, लेकिन फ्रीमैन का मतलब केवल एक ही है कि एक ऐसा भी समाज है जो कि गांव है जिसमें अनटचेबिलिटी भले ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस में खत्म हो चुकी है और वाकई में हो चुकी है, लेकिन चूंकि कंटेम्प्रेरी है, समकालीन है, उस टाइम की बात हो रही है। तो उस टाइम ऐसा था कि एक वर्ग ऐसा था जिसको छूना, जिसके साथ फूड शेयरिंग करना, बातें करना, अपने पास बैठाना कोई पसंद नहीं करता था, उनको अनटचेबल बोलते थे। तो वो दिखाया गया है कि किस तरह से एक सड़ी सी चाय की दुकान बैठा हुआ इंसान भी अपने कप प्लेट अलग से, हालांकि वो बहुत सड़ी सी एक दुकान थी, बहुत अच्छी नहीं थी कि वे यहाँ प्योरिटी इतनी है, स्वच्छता इतनी है, तो उसके बावजूद भी वो अपने बर्तन लिए हुए था कि मीन्स क्या कि वो उससे भी गंदा लोग उसको मानते थे। उसको मीन्स क्या, उसके वर्ग को, पूरे एक समुदाय को, पूरे एक जाति को आप बोल दो डाउन ट्रोडन जो मानी जाती थी उस टाइम पर। तो इस तरह से इसमें बताया गया कि एक समाज का गंदा रूप ये भी है। और इसमें बुक ने सिर्फ ये बताया कि जिस तरह से सत्यजीत रे ने गांव को रोमांटिक दिखाया है, लेकिन उसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि वास्तव में गांव का समाज क्या है। तो इसमें गांव को आप इस तरह से भी देख सकते हो, इस तरह से भी। तो ये केवल ये बताया स्टूडेंट्स, इसमें प्लूरलिटीज और इनइक्वालिटीज के बारे में टोटली ये बताया गया है इसमें। चलो फटाफट बहुत जल्दी इसमें एक स्टेटमेंट, एक कोट और लेते हैं। कोट जो है वो अमृत सेन जी का है, तो उसमें पढ़ते हैं फटाफट स्टूडेंट्स। ए कोट बाय अमृत सेन perhaps illustrates well how inequality
इन सेंट्रल टू डिफरेंसेस अमंग सोसाइटीज़। यानी कि अमर्त्य सेन का जो ये कोट है, उद्धरण है, तो इसमें जो है अमर्त्य सेन का उद्धरण शायद इसका ज़्यादा अच्छी तरह से वर्णन करेगा कि किस प्रकार की इनइक्वालिटीज़ हमारी सोसाइटीज़ के केंद्र बिंदु में सेंट्रल पॉइंट उसका है। और वो क्या है स्टूडेंट्स, फटाफट पढ़ते हैं। सम इंडियंस आर रिच, मोस्ट आर नॉट। यानी कि कुछ भारतीय तो अमीर हैं और ज़्यादातर नहीं हैं। सम आर वेरी वेल एजुकेटेड, अदर्स आर इलिटरेट। यानी कि कुछ तो लोग अच्छी तरह से शिक्षित हैं और कुछ निरक्षर हैं। यानी कि निरक्षर का मतलब क्या है कि अक्षर का ज्ञान नहीं होना, निरक्षर कि अक्षर ज्ञान नहीं होना। शिक्षित और निरक्षर, जो साक्षर है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि इसमें डिफरेंस है। साक्षर का मीन्स क्या है कि आप केवल पढ़ना लिखना जानते हो तो आप जो है साक्षर हो। लेकिन अगर आपने, जैसे स्टूडेंट्स मैं बता दूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका 2 मिनट का, कि साक्षर और शिक्षित में क्या फ़र्क है। साक्षर और शिक्षित में स्टूडेंट्स ये फ़र्क है कि आपने केवल पढ़ना लिखना सीख लिया तो आप साक्षर हो, लेकिन शिक्षित आप तभी, एजुकेटेड आप तभी कहलाओगे जब आपने अपने बिहेवियर में उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया हो। अगर आप में कोई चेंज नहीं है, आपने पढ़ाई कर ली, भले ही आप पीएचडी तक पढ़ लिए, लेकिन आपके व्यवहार में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, आप वही काम करते हो जो पहले करते थे, उसी तरह से बातें करते हो, उसी तरह से लोगों को समझते हो, उसी तरह से सोसाइटीज़ को देखते हो। आपका ना ही तो देखने का तरीका चेंज हुआ, ना ही आपके कार्य करने का, ना है आपका बिहेवियर। तो आपके अगर बिहेवियर में चेंज नहीं आया तो आप एजुकेटेड नहीं हो, केवल आप साक्षर हो। तो इसने बताया है कि कुछ लोग तो बहुत अच्छे शिक्षित हैं, लेकिन कुछ लोग निरक्षर, अक्षर ज्ञान भी उनको नहीं है। स्टूडेंट चलो आगे चलते हैं। इसे सम लीड इजी लाइव्स of luxury, others toil hard for little reward. Some are politically powerful, others cannot influence anything. Some have great opportunities for advancement in life, others lack them altogether. Some are treated with respect by the police, others are treated like dirt. These are different kinds of inequality and each of them require serious attention. ये कहा था अमर्त्य सेन ने। यानी कि अगर मैं आसान सी, सीधी सी, सरल भाषा में, अपनी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो स्टूडेंट्स, कहने का अर्थ ये है, अमर्त्य सेन जो ये कहते हैं कि कुछ जो आपके समाज का एक चित्रण करते हैं, वो इमेज बनाते हैं, दिखाते हैं, समाज को चित्रित करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कुछ लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं, कुछ लोग अमीर हैं, ज़्यादातर तो गरीब हैं। अच्छा, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको अपने पारिश्रमिक से दाल रोटी का गुजारा, यानी कि जीवन यापन का गुजारा भी मुश्किल से चलता है, कुछ का तो नहीं भी हो पाता। और कुछ लोग जो है विलासिता का, लग्जरियस लाइफ जीते हैं। और उसमें बताया कि कुछ लोग तो राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं, जिनका जो एक डोमिनेंट सेक्शन आप बोल सकते हो, जो जिनके इन्फ्लुएंस में ज़्यादातर हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी किसी को प्रभावित नहीं कर पाते। प्रभावित करने का और उस राजनीतिक से क्या संबंध है स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ योग्यता के हिसाब से वोटिंग नहीं होता, लोकप्रियता के हिसाब से होता है। यानी कि जो ये वयस्क मताधिकार है स्टूडेंट्स, जैसे ही कोई 18 साल का हो गया, वो वोट डालने का अधिकार उसको है और वो अपने कैंडिडेट को चुनेगा। तो जो कैंडिडेट चुना जाएगा वो जनसंख्या के हिसाब से चुना जाएगा। मतलब सपोज करो एक सांसद है और वो सपोज करो कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद चुना जाता है, तो उसमें से सांसद जीतेगा कौन? जिसको ज़्यादा वोट मिला होगा। ज़्यादा वोट मिलने का मतलब है कि ज़्यादा लोग उसको चाह रहे होंगे। लोग चाहने का मतलब क्या है? लोकप्रिय होगा। तो मीन्स क्या है कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चुनाव होता है वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग, तो वो होता है लोकप्रियता के हिसाब से। यानी कि ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई एग्जाम दिया या आपने उसको फेल पास किया कि वो योग्य है, योग्यता नहीं है, तो लोकप्रियता के हिसाब से। यानी कि जाहिर सी बात है कि लोग उसके प्रभाव में ज़्यादा होंगे जिसको आपने चुना और सीधा ही राजनीति में वो चला गया। तो इसमें बताया गया कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा शक्ति है, डोमिनेंट सेक्शन या आप उसको बोल सकते हो एक, और दूसरे लोग ऐसे हैं जिनके प्रभाव में कुछ नहीं है। मीन्स क्या कि उनको लोग पसंद नहीं करते, उनको जिता नहीं सकते, जिताना तो दूर की बात, उनको 10-20 लोग भी ये नहीं कह सकते उनके प्रभाव में है, यानी कि आप उनके कहने से वोट डाल देंगे। तो मीन्स क्या है कि एक कुछ लोग तो ऐसे हैं जो राजनीतिक रूप से इतने सक्षम हैं और कुछ के प्रभाव में कुछ भी नहीं है। और उसके आगे स्टूडेंट्स में बताया गया है
कि कुछ को तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जीवन में मिलते हैं, अवसर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलता। कुछ को मीन्स क्या है कि उनको बेचारे को बस जीवन यापन के लिए दही तोड़ मेहनत करनी है और कुछ नहीं है उनके पास, अवसर की उनके पास कमियां हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से बताया कुछ लोग के साथ तो पुलिस जो है आपका प्रशासन वो बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करता है, सम्मानजनक व्यवहार करता है, उनको सिक्योरिटी भी देता है, आगे पीछे उनको चलते देखा होगा आपने। और कुछ के साथ स्टूडेंट्स ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे कि वे लोग बिल्कुल ही अपमानित हो। इस स्टूडेंट से बुक के अकॉर्डिंग आपको ये बताया गया है। मैंने आपको अपनी भाषा में भी समझा दिया, आसान सरल भाषा में, कि किस तरह से इस पूरे टॉपिक में ये बताने का प्रयास किया गया है कि कितनी प्लुरलिटीज़, कितनी डाइवर्सिटी, कितनी डिफरेंसेस जो हैं, कितनी इनइक्वालिटीज़ हमारे सोसाइटीज़ के बीच में हैं, उनको देखने का नज़रिया जो है वो कितना कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको यही बताया गया है कि कहीं पर तो ऐसा जीवन है उसके, अगर हम सारा सार अगर अमृत सेन की बातों में देखें तो उन्होंने बताया है कि कुछ लोग तो इतने लग्जरियस लाइफ जीते हैं, राजनीतिक रूप से सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी इतनी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग बिल्कुल भी किसी को प्रभावित नहीं करते, उनके पास पॉलिटिकल राइट तो है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उनको दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, लेकिन उनके पास वास्तविक रूप से कुछ भी नहीं है, उनके प्रभाव में कुछ भी नहीं है, और वे किस तरह से एक अभाव की ज़िंदगी जीते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलो इसके बाद का वीडियो नेक्स्ट जल्दी मैं बनाकर आपको सेंड करूँगा। नमस्कार।